हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आरसीसी के इस दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अर्थात कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ये कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम एक क्यूब का टेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग बात करेंगे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो क्यूब का टेस्ट करते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग कंक्रीट मतलब क्यूब का जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर जो क्यूब होता है उसकी साइज जो होती है, क्यूब की जो साइज होती है वो कितना होती है 150 mm। कितना होती है 150 mm, या इसी को हम लोग 15 सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब को ज्ञात करने के लिए या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को ज्ञात करने के लिए जो क्यूब प्रयोग किया जाता है उसकी साइज क्या होती है, तो आप बताएंगे 150 mm या 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करते हैं कि 150 mm के क्यूब में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में क्या यूज करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट, और जो है फाइन एग्रीगेट के रूप में हम लोग सैंड का यूज करते हैं, और जो है कोर्स एग्रीगेट के रूप में, कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, ग्रेवल। क्या यूज कर सकते हैं, ग्रेवल यूज कर सकते हैं। ग्रेवल मीन्स गिट्टी, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, गिट्टी कहते हैं। ये जो तीनों मिलाकर, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वाटर को मिलाकर क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। इस कंक्रीट को नाम दिया गया था, याद है, फ्रेश कंक्रीट, या इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन कंक्रीट के नाम से जानते हैं। फ्रेश कंक्रीट या ग्रीन कंक्रीट जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या करते हैं 150 mm के क्यूब में डालते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो दिखाया गया है वह 150 mm का क्यूब है। उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रेश कंक्रीट हमको प्राप्त होता है उसे हम लोग उसमें भर देते हैं। लेकिन ध्यान देना, भरते समय कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना होता है। वो प्रिकॉशंस क्या होता है कि जब इसको हम लोग फिल कर रहे होते हैं तो फिल करते समय इसको 3 लेयर में फिल किया जाता है। देखिए ध्यान देना, 150 mm है, 150 mm इसकी हाइट हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, ऊंचाई भी हो सकती है। तो ध्यान देना, इसमें कितने 3 लेयर में भरेंगे, 3 लेयर में भरेंगे। और पहला लेयर जब भरेंगे, फर्स्ट लेयर जब भरेंगे, फर्स्ट लेयर कितने का भरेंगे, 50 mm का, और अगला लेयर भी 50 mm का, अगला लेयर भी 50 mm का। इसमें जब भरेंगे तो टेम्परिंग कितनी बार की जाएगी, एक रॉड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसकी कुटाई करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। कितनी बार कुटाई करते हैं, देखिए इमेज में आपको जो है कंक्रीट जो है क्यूब में कूटते हुए दिखाया गया है। तो टेम्परिंग कितनी बार की जाती है, तो 25 बार क्या की जाती है, टेम्परिंग की जाती है। यहाँ पर भी 25 बार क्या की जाएगी, टेम्परिंग की जाएगी। और उसके बाद 50 mm का जो है कंक्रीट डालने के बाद उसको स्मूथ करके उस पर जो क्या कर दिया जाता है, कुछ नंबरिंग कर दी जाती है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। 24 आवर तक किसमें रहता है, वह इस प्रकार के क्यूब के साइज में रहता है। उसके बाद उसको खोल कर क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। किसको, जो हम लोग इसमें कंक्रीटिंग किए रहते हैं उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालते समय ध्यान देना है, अगर बहुत सारे इसमें हमारे सैंपल बनाए गए हैं, जैसे कभी कभी 100 सैंपल तक बनाए जाते हैं, तो उसको निकालने में समय लगता है। तो क्या होता है, उस समय तक जो कंक्रीट में नमी होती है वो एटमॉस्फेयर में बाहर जाने लगती है, जिससे हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भीगे हुए बोरे को उस पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे बाहर नमी नहीं जा पाती है और क्यूरिंग भी होती रहती है। और उसके बाद जब सारे कंक्रीट ब्लॉक्स जो होते हैं, ये क्यूब जो होते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं इससे क्यूब से, तो उसे क्या कर देते हैं, एक जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। ध्यान देना, जब जल से भरे टैंक में डाला जाता है, इस प्रकार का टैंक होता है, यहाँ तक पूरा पानी भरा होता है, ये वाटर एकदम पूरा फुल होता है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है कि ये कंक्रीट को इसमें क्या कर दिया, क्यूब को क्या कर दिया जाता है, कंक्रीट क्यूब को इसमें डाल दिया जाता है। इसमें जो वाटर होता है, ध्यान देना, 5 to 6.8 मतलब 5 से 6.8 pH वैल्यू तक होना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है
कि जो टेस्टिंग करते समय वाटर का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 5 से 6.8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर जो पानी डालते हैं ये क्या होता है, ये क्यूब जो होता है इसकी क्यूरिंग जो होती है, मतलब क्यूरिंग मतलब तराई जो होती है वो 28 दिन के लिए होती है। 28 दिन तक ये पानी सेम नहीं रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो 7 डेज बाद इसको पानी को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। 7 डेज बाद इसको पानी को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। नहीं तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या आएगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कमी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें 7 डेज बाद इसको पानी को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और इसमें 28 दिन तक ब्लॉक रहने के बाद इसको जब क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक हमको प्राप्त होता है, जो क्यूब प्राप्त होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ घंटे के लिए बाहर सूखने के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो है इसे हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूटीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटीएम भी कहते हैं। अगर आप यूटीएम मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से परिचित नहीं है तो आप इमेज देख सकते हैं। इमेज में आपको दिखाया गया है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कैसे होती है। इस प्रकार की यहाँ पर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है। इसके बीच में देख रहे हैं 2 जबड़े होते हैं, जिसके बीच में क्या किया जाता है, क्यूब को रखा जाता है। क्यूब या जिस सैंपल का हमें क्या करना होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करना होता है, उसी के बीच में क्या करते हैं ये इन जबड़ों के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, उससे कंक्रीट को रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसका कर रहे हैं, क्यूब का कर रहे हैं। तो क्यूब को क्या कर देंगे, उन दोनों जबड़ों के बीच में रख देंगे। इससे जुड़ी हुई हमारे पास एक हाइड्रोलिक मशीन होती है, जिसमें क्या लगा होता है, 1 मीटर लगा होता है। तो हाइड्रोलिक मशीन के जब हम लोग क्या करते हैं, हैंडल को लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं, तो प्रेशर का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जब हैंडल को हमने राइट टू लेफ्ट किया, तो वहां पर देखिए, यहाँ पर जो है मीटर का जो सुई है, जो रीडिल है, वो क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब ब्लॉक पर क्या होता जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ब्लॉक पर क्या होता जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है। और ये एक अल्टीमेट लोड प्राप्त करने के बाद इसमें क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। ध्यान देना, जब क्रैक्स जनरेट होगा तो जो नीडल है ना, जो सुई घूम रही है जिस पैमाने में, वो धीरे धीरे फिर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उस अल्टीमेट पॉइंट को ही हम लोग क्या कह देते हैं, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह देते हैं। इस समय जो है हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन होती है, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, वो इस समय डिजिटल भी आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें ब्लॉक जो बनाया गया, जो क्यूब होता है, उसी साइज को फिट कर देते हैं। और जो प्रेशर प्राप्त होता है वो ऑटोमेटिक हमको कैलकुलेट करके न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में वैल्यू निकाल कर हमको क्या कर देता है, दे देता है। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, पहले जब हमारे पास इस प्रकार की मशीन नहीं हुआ करती थी, तो जो फोर्स लगाते थे उस फोर्स को और एरिया मतलब इसके कितना होगा, 150 इंटू 150, इस एरिया से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो मान आता है वो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हमारे पास स्ट्रेस ज्ञात हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग याद करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। दिस इज अ सिलेंडर, यहाँ पर सिलेंडर लिखा हुआ है। तो देखिए, अब बात आती है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब के बारे में तो हम जान गए। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर ऑफ सैंपल क्यूब का लेंगे। क्या लेंगे, नंबर्स ऑफ सैंपल किसका लेंगे, क्यूब का। ध्यान देना, क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ सैंपल लेंगे, उस सैंपल का 95% कितना, उस सैंपल का जो सैंपल लेंगे उस सैंपल का 95% टेस्ट किया जाए। अर्थात जितने सैंपल लेंगे, मान लेते हैं कि अगर 100 सैंपल लिया जाए, कितने 100 सैंपल लिया जाए, तो उसका 95% सैंपल अर्थात 95 सैंपल जो है उस टेस्ट को क्या कर जाए, पार कर जाए, मतलब पास हो जाए। और 95% या इससे मोर हम लोग कह सकते हैं, इससे अधिक हो जाए, पास हो जाए। जबकि 5% और लेस 5% या 5% से
कम जो है कोई टेस्ट किया जाए, मतलब टेस्ट किया जाए 100 सैंपल का, तो इसमें 95 सैंपल जो होते हैं वो पास कर जाए और 5% सैंपल क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो इस प्रकार के स्ट्रेंथ को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप क्यों कहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा कि 95% और 5% किसी न किसी क्राइटेरिया पर फेल होगा। तो इस क्राइटेरिया को समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि M20 ग्रेड का कंक्रीट हमको बनाना है, कितने M20 ग्रेड का क्या बनाना है, हमको कंक्रीट बनाना है। अब आपको पता होगा M20 ग्रेड के कंक्रीट में होता क्या है, क्या क्या मिक्स होते हैं। तो आपको मैंने याद करवाया था 1:1.5:3। इस प्रकार का क्या होता है उसमें, अर्थात ये क्या होता है, सीमेंट होता है, ये क्या होता है, सीमेंट होता है, ये क्या होता है, सैंड होता है, और ये क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, राइट। ये तीनों मिलाकर हम क्या बनाएंगे, कंक्रीट बनाएंगे। कंक्रीट बनाने के बाद हमको पता है, अभी देखिए उस कंक्रीट की हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अभी हमको पता है, और उसके बाद हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे जिसकी हमको नहीं पता है। तो देखिए, इसका 20 का मतलब ये होता है 28 दिन क्यूब की क्यूरिंग करने के बाद जो इसकी स्ट्रेंथ आई है वो 20 न्यूटन पर mm² आया, राइट। ठीक है, ये आया हुआ है। एम फॉर क्या है, मिक्स है, मिक्स मतलब यही इतना। इस प्रकार से ये इसका मतलब है। अब हमको समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों ने इस प्रकार के रेशियो से जिसमें एक क्या है, 1 अनुपात में सीमेंट है, 1.5 अनुपात में क्या है, सैंड है, दूसरे 3 अनुपात में क्या है, कोर्स एग्रीगेट है, इससे मिलाकर हमने एक मिक्सचर तैयार किया। हमने इस मिक्सचर से 100 क्यूब बनाए। इस मिक्सचर से कितने बनाए, 100 क्यूब हमने बनाए, राइट, 100 क्यूब बनाए। अब देखिए 100 क्यूब बनाए और 100 क्यूब बनाने पर हमने माना पहले क्यूब की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 21 न्यूटन पर mm² आ रहा है। ठीक है, दूसरे क्यूब की जो आ रही स्ट्रेंथ वो कितना आ रही है, 21.5 न्यूटन पर mm² आ रहा है, और तीसरे की जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 20 न्यूटन पर mm² आ रहा है, और चौथे का जो आ रहा है वो 19 न्यूटन पर mm² आ रहा है, और पांचवे का जो आ रहा है वो 18 न्यूटन पर mm² आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हर एक क्यूब की अलग अलग जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है सभी का रेशियो तो सेम है, सभी का रेशियो तो सेम है, जहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों आ रहे हैं। तो ध्यान देना कि कंक्रीट जो है होमोजीनियस मटेरियल नहीं है। यहाँ पर सबको अलग अलग अनुपात में यहाँ पर बनाया गया है। बनाकर जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, जब कंक्रीट को क्यूब में डाल रहे होते हैं तो वहां पर हमको टेम्परिंग भी करना होता है, कंपैक्शन भी करना होता है। तो इस ड्यूरेशन में कहीं पर कंपैक्शन ज्यादा हो जाता है, कहीं पर कम हो जाता है, तो वो संपूर्ण रूप से होमोजीनियस ना होकर हेट्रोजीनियस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमको अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि देखिए पास कौन कौन से होंगे। तो देखिए ये पास हो जाएगा, ये जो इसी प्रकार से हम लोग 100 सैंपल का सभी का निकालेंगे और नोट करेंगे। उसके बाद जो इसको हम लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि 20 न्यूटन या इससे अधिक कितने सैंपल हैं। ध्यान देना इस बात को, बहुत जगह कंफ्यूजन होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और यही पॉइंट अगर समझ गया तो कुछ नहीं है सब में। तो ध्यान देना, इनको हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि 20 न्यूटन पर mm² से और या इससे अधिक कितने सैंपल हैं। तो उनको हम लोग 20 न्यूटन पर mm² या इससे अधिक जितने भी सैंपल हैं उनको हम लोग क्या मानेंगे, पास मानेंगे। फिर उसके बाद जो इससे कम होंगे उनको हम लोग फेल मानेंगे। तो देखते हैं कि अगर 95 सैंपल या इससे अधिक जो होते हैं, अगर टेस्ट में हैं, अगर इससे अधिक 95 सैंपल या इससे अधिक सैंपल आए हैं तो वो क्या है, एक्यूरेट, सही है। जो टेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारा सही टेस्ट होता है। अगर इससे कम सैंपल आए हैं, मतलब 5% से कम, इधर 5 सैंपल ऐसे आ गए जो
20 से कम है तो वो सैंपल क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसकी मिक्सिंग को हम लोग एक्यूरेट और सही करेंगे, कंपैक्शन वगैरह सही करेंगे, फिर से उस टेस्ट को दोहराएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पूरी होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, तो हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी कंक्रीट की वह स्ट्रेंथ है जिसमें से 95% सैंपल क्या हो जाए, पास हो जाए। उस स्ट्रेंथ पर 95% सैंपल क्या हो जाए, पास हो जाए, 95% या 95% से अधिक, और 5% या 5% से कम सैंपल क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है ये समझे। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब तो हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर एक चीज चेंज है, यहाँ पर क्या है, क्यूब है, और यहाँ पर क्या है, कंक्रीट है। तो देखिएगा, हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए किए, क्यूब के लिए। ठीक है, तो क्यूब अगर ये बना हुआ है तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये क्यूब बना हुआ है तो देखिए इस प्रकार का ये क्यूब बना हुआ है। अगर इसमें देखा जाए तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है। तो और यहाँ पर जो लोडिंग कंडीशन है वो क्या है, एक्सियल लोडिंग है, मतलब एक ही दिशा में लोडिंग है। ठीक है, जबकि जब हम लोग कंक्रीट को किसी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो वहां पर हर एक प्रकार के एक्सियल लोडिंग भी आता है, यहाँ पर ट्रांसवर्स भी लोडिंग आता है, बहुत सारे प्रकार के लोडिंग आते हैं, टेंसाइल लोडिंग भी आता है, तो बहुत सारे लोड उस पर आते हैं। तो उस जो है बिहेवियर को झेलने के लिए, उस बिहेवियर के स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए या उसकी सिमुलेट स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर क्यूब में कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब की जो स्ट्रेंथ हमको पता है उसमें हम लोग क्या करते हैं एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाता है, 1.5 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 1.5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाता है, तो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लिया जाता है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो हम लोग ज्ञात किए हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो क्यूब में ज्ञात किए हैं। जबकि जब हम लोग क्या करते हैं, बीम बनाते हैं या कोई स्लैब बनाते हैं, तो वहां पर जो होता है कि एक्यूरेट क्यूब नहीं होता, वो अलग अलग स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं, और उस स्ट्रक्चर पर अकेले यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ना लगकर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लगता है, और क्या लगता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी लगता है, बहुत सारे स्ट्रेंथ लगते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए सभी को सिमुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1.5 से जब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब में कितने से 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्राप्त हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए, हम लोग फिर से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या है, जब या ऐसा कर सकते हैं, कंक्रीट की वह स्ट्रेंथ जिस पर 95% सैंपल क्या हो जाए, पास हो जाए, और 95% या इससे अधिक सैंपल क्या हो जाए, पास हो जाए, 5% या इससे कम सैंपल क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कहेंगे। और जब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब में फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहलाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में पूछता है आपसे। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो देखिए, भारत में जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात किया जाता है,
कंक्रीट की ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्यूब के रूप में ज्ञात करते हैं, क्यूब बनाकर। जबकि जो है अन्य देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में या जापान वगैरह में किसका यूज किया जाता है, सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिलेंडर का उपयोग क्यों किया जाता है, लेकिन पहले हम लोग ज्ञात करेंगे सिलेंडर का उपयोग जो है, सिलेंडर से कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात कैसे करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक सिलेंडर, देखिए इस प्रकार का एक सिलेंडर लेते हैं। अब तक आपको जो है क्यूब की साइज याद हो गई हो, क्यूब की जो साइज है 150 mm या जो है 15 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर देखिए जो सिलेंडर बनाया जाता है, इसकी जो साइज होती है वो भी कितनी होती है, इसकी जो डायमीटर होती है वो कितना होता है, 150 mm होता है, या इसी को हम लोग 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और जो हाइट रखी जाती है इसकी, वो कितना रखा जाता है, 300 mm, या इसी को हम लोग 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब इससे बनी हुई कंक्रीट जो होती है, मतलब ये भी सेम प्रक्रिया वही करेंगे जो हम क्यूब के साथ किए हैं। इसको भी क्या करते हैं, इसमें कंक्रीटिंग करते हैं, इसमें 3 लेयर में भरते हैं। भरने के बाद इसको क्या करते हैं, 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट करने के बाद देखते हैं यहाँ पर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए क्या करेंगे कि जब इस पर हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा इस पर लोड लगाएंगे ना, इस पर जब क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, तो यहाँ पर जो इसका लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अंदर कुछ इस प्रकार से होता है। ये ट्रेंगुलर शेप में बन जाता है, मतलब कोनिकल शेप में बन जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इसके लोड यहाँ पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से ये कहिए कि यहाँ पर जो है इसके बीच का स्थान फ्रिक्शन लेस होता है। क्या होता है, यहाँ पर ये इतना क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है। ये इतना क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है। यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन कार्य नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर मिनिमम फ्रिक्शन कार्य करता है, यहाँ पर मिनिमम फ्रिक्शन कार्य करता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण कार्य करता है, जिसके कारण एज वैसे ही बिहेव करता है जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में, कोई भी मतलब स्ट्रक्चर में जो हमारे बीम्स लगे होते हैं, बीम लगे होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई भी सेम वैसे ही ये भी क्या करता है, बिहेव करता है। कौन, सिलेंडर बिहेव करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम वैसे ही यहाँ पर देखिए बात यह है कि जब यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए जब लोड लगेगा तो ये क्या कर जाएगा, कंक्रीट की अपेक्षा ये इसकी थोड़ी सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा कभी कभी, जो क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और जो सिलेंडर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इनमें से किसकी अधिक होती है। तो आपको जो है ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्या, क्यूब की अधिक होती है। क्यूब की क्या होती है, अधिक होती है। क्यों होती है, उस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहीं पर क्यूब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। ठीक है, एक अगर हम लोग क्यूब बनाते हैं तो क्यूब बनाने में देखिए जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने लोडिंग लगाया, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लोडिंग लगाया, तो लोडिंग लगाने के बाद देखिए इसके कुछ पॉइंट पर देखिए यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर ये जो है प्रत्येक स्थान पर बराबर यहाँ पर घर्षण कार्य करेगा। कहीं पर इसके बीच जो है हटने वाला मतलब छूटने वाला नहीं है घर्षण। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए ये फ्री स्पेस हो गया है, तो ये 100% फ्रिक्शन में है, जबकि ये 100% फ्रिक्शन में नहीं है, मिनिमम फ्रिक्शन पर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक प्राप्त होता है और यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम प्राप्त होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इसे हम लोग एफसीके से व्यक्त करते हैं। ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को किससे शो किया जाता है, एफसीके से शो किया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, क्या, क्यूब जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 80% होता है। किसका, 80% होता है। तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, 80% इक्वल टू एफसीके ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, एफसीके ऑफ सिलेंडर। तो ये ऐसा मिल सकता है आपको, एफसीके क्यूब 80% ऑफ एफसीके ऑफ सिलेंडर, या कभी कभी आपसे ऐसा लिखा मिल सकता है एफसीके
ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 0.80 FCK ऑफ क्यूब। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि सिलेंडर का या क्यूब में जो दोनों की टेस्टिंग की जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसमें से किसका ज्यादा होगा। आपको ऑप्शन लगाना होगा कि क्यूब का ज्यादा होता है और सिलेंडर का कम होता है। कितना ज्यादा होता है, तो यहां पर जो होता है देखिए सिलेंडर का कितना कम होता है, तो आप बताएंगे मात्र क्यूब का 80% होता है। ठीक है, और यहां पर विभिन्न देशों में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है कि क्योंकि यह संरचना के तरीके ही एग्जैक्ट ये क्या करता है, बिहेव करता है, इसीलिए इसको अन्य देशों में प्रेफर किया जाता है। अपने यहाँ भारत में किसका उपयोग किया जाता है, कंक्रीट का, यहाँ पर क्यूब का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कैसे निकाला जाता है वो चीज समझ में आया होगा। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होता है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का क्या मतलब है, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते समय हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने से डिवाइड करते हैं, 1.5 से डिवाइड करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्यों उपयोग किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको समझने हैं जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हाइट था वो कितना था, 150 mm था। कितना था, 150 mm था। और 150 mm का जस्ट डबल किए तो 300 mm हो गया। तो हाइट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, ध्यान देना, हाइट जैसे जैसे बढ़ाएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान क्या प्राप्त होता जाएगा, कम प्राप्त होता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हाइट इतना था तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान क्या प्राप्त हो रहा था, हमको ज्यादा प्राप्त हो रहा था, 100% प्राप्त हो रहा। अब जैसे जैसे हाइट को बढ़ाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया, मात्र 80% रह गया। और बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा। लेकिन एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है कि ये स्टार लगाकर आप लिखेंगे 450 mm की हाइट के बाद, 4 मतलब 450 mm हाइट के बाद अगर हाइट और इंक्रीज करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कोई डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेंगे स्टार लगाकर। कई बार एग्जाम में पूछा गया 150 mm की कंक्रीट मतलब 150 mm से अधिक हाइट बढ़ाने पर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो चेंज। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, जो हम लोगों ने देखा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, वहां से देखिए जो हम लोग लोड लगा रहे थे तो लोड की कंडीशन में भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि लोड हम लोग किस प्रकार से लगाएं, एकाएक लगा दें, सडन लोड लगाएं कि यहाँ पर जो है इम्पैक्ट लोड लगाया जाए या यूनिफॉर्म लोड लगाया जाए। तो इस प्रकार के लोड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए वहां पर भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम लोग को बात करना है कि अगर जो है यहाँ पर जो लोड लगाया जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा, अगर मान लेते हैं ये क्यूब है, ठीक है, अगर ये क्या है, क्यूब है, इस पर हम लोग क्या करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से इस पर क्या किया जा रहा है, लोड लगाया जा रहा है, इस पर भी लोड लगाया जा रहा है, नीचे से ऊपर दोनों जबड़े होते हैं, लोड लगाया जाता है। ठीक है, तो लोड लगाने की जो रेट होती है, लोडिंग की रेट, लोडिंग जो रेट होता है, ध्यान देना स्टार पॉइंट में लिखेंगे इसे, कितना होता है, वो होता है 0.001 mm पर मिनट। क्या होता है, 0.00 mm पर मिनट होता है। कितना होता है, 0.00 mm पर मिनट होता है। और ध्यान देना लोड लगाया कितना जाता है, ये तो स्ट्रेन की बात हो गई एक प्रकार से। ये क्या बात हो गई, स्ट्रेन, मतलब 1 मिनट में जो कंक्रीट होना चाहिए वो पुश कितना होना चाहिए, 0.001 mm होना चाहिए, जो आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में दिखा रहा होता है कि कितना हो रहा है। ठीक है, और लोड कितना लगाया जाता है, तो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 140 kg का लोड लगना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 स्टार पॉइंट आपके होते हैं बिल्कुल, जो एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब बात आती है यहां पर, समझिएगा, बात आती है
कि अगर जो है हम लोग इस जो है स्ट्रेन में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं, तो यहां पर एक स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ लोडिंग स्ट्रेन इज इंक्रीज, लोडिंग, इफ लोडिंग स्ट्रेन इन इज इंक्रीज, ठीक है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी will increase and strength of concrete increase, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, बट एक पॉइंट यहां पर ध्यान देना, बट फेलियर स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, will डिक्रीज, ध्यान देना इस पॉइंट को, इफ लोडिंग स्ट्रेन इज इंक्रीज, मतलब लोडिंग स्ट्रेन जो है अगर 0.01 से 0.002 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोचो अपने दिमाग से, किसी पर भी कंप्रेसिव स्ट्रेन, मान लो ये ब्लॉक बीच में है, इसको क्या किया जाए, काफी तेजी से पुश किया जाए, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, काफी देर तक बनी रहेगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो है जहां पर स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ काफी, मशीन जो लगा होगा उसकी सुई भी काफी तेजी से भाग जाएगी, तो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो काफी आपको ज्यादा बताएगी, क्या करेगी, ज्यादा बताएगी। लेकिन जो फेलियर होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, ब्लॉक फट जाएगा, मतलब एक प्रकार से इंपैक्ट लोड आएगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं फेलियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट, इफ आप लिख लेंगे इसको पॉइंट में कि इफ लोडिंग स्ट्रेन इज स्लो, then modulus of elasticity will decrease and strength of concrete is decrease, but failure strength increase। सोचो कंक्रीट है, उसमें बहुत धीमे धीमे लोड लगाया जा रहा है, बहुत धीमे धीमे लोड लगाया जा रहा है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या डिक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ वहां पर देखिए जब बहुत धीमे धीमे लोड लगाया जा रहा है तो फेलियर जो आएगा स्ट्रेंथ वो क्या काफी स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब काफी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो फेलियर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है आपकी, ज्यादा बताते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि हमने अभी जैसे आपको बताया था हाइट के साथ, तो अगर हम लोग इसकी सैंपल की हाइट बढ़ा देते हैं तो सैंपल की हाइट बढ़ाने पर भी इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो क्या आता है, कम आता है, कम आता चला जाता है। लेकिन एक 450 mm की 450 mm से अधिक हाइट पर क्या हो जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो आप नोट पॉइंट में लिखेंगे, इफ सैंपल ऑफ साइज will increase, then if sample of size will increase, then compressive strength will decrease, क्या हो जाएगा, will decrease, but 450 mm height, 450 mm हाइट, 450 mm की हाइट पर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और सैंपल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, और सैंपल विल कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम लोग हाइट बढ़ाते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन 450 mm की हाइट से अधिक रखने पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो यहां तक आपसे इतने क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से पूछे जाते हैं, इतने प्रकार के टॉपिक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि एफसी के कंक्रीट की जो होती है
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वहां पर एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होते हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं जो जितने टॉपिक हम लोगों ने कंसेप्ट के साथ पढ़े हैं, तो वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसे हम लोग आगे आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज द साइज ऑफ क्यूब व्हेन फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की जब हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद करते हैं तो उसकी साइज़ क्या होती है। तो हमने बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। तो देखिए हमने जो कंक्रीट का जो क्यूब बनाया था वो कितना था 150 mm, कितना था 150 mm। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, विद द राइट आंसर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा गया है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट क्या होगी व्हेन फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जब हम लोग क्या करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो हमने सिलेंडर बनाकर आपको दिखाया भी था क्वेश्चन में भी। इसकी हाइट कितनी थी, हाइट जो थी वो 30 सेंटीमीटर या कितना था 300 mm थी, कितना थी 300 mm थी इसकी हाइट थी। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपसे अगर डाया पूछता है इसका डायमीटर कितना होगा, तो वो आपको हमने बताया था 15 सेंटीमीटर या 150 mm। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं अगर डायमीटर पूछा होता तो कितना हो जाता है 150 mm। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर व्हेन फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर था डायमीटर के बारे में पूछा गया था। जो हमारे पास यहाँ पर क्या था सिलेंडर था, तो इस सिलेंडर का यहाँ पर जो इसका डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा भैया यहाँ पर 150 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कहा गया है वो लोडिंग रेट ऑफ स्ट्रेन बाय द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ऑन द कंक्रीट क्यूब। क्यूब में जो है हम लोग जब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं लोडिंग लगाते हैं, तो उसमें स्ट्रेन रेट क्या होता है। तो स्ट्रेन रेट आपको बताया गया था 0.001 mm पर क्या बताया गया था मिनट, अर्थात 1 मिनट में कितने mm का स्ट्रेन होना चाहिए 0.001 mm का होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया है कि अप्लाइड द लोड ऑन द कंक्रीट बाय द यूटीएम, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा कंक्रीट पर जो क्यूब होता है उस पर लोड कितना दिया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना था 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 140 किलोग्राम का क्या होता है लोड लगता है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो कहा गया है ये कहा गया है व्हेन लोडिंग इज फास्टर ऑन द कंक्रीट। कंक्रीट पर हम लोग क्या करते हैं लोडिंग को फास्टर मतलब अधिक तेज़ी से लगाते हैं, तो क्यूब द इंक्रीज मतलब उनमें क्या इंक्रीज होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फेलियर स्ट्रेंथ, स्ट्रेन। तो इसमें से हम लोग जानते हैं, हमने बताया था कि जब कंक्रीट पर हम लोग क्या करते हैं, जब कंक्रीट क्यूब पर हम लोग क्या करते हैं लोडिंग फास्टर रखते हैं, लोडिंग क्या रखते हैं फास्टर रखते हैं, तो वहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाती है इंक्रीज कर जाती है। जबकि हमने बताया था जो फेलियर स्ट्रेन होता है वो क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नो इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हेन साइज मोर देन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब उसकी साइज कितने से अधिक हो जाती है। तो हमने ये इसको नोट पॉइंट में आपको बताया था कि जब साइज जो होती है 450 mm से अधिक हो जाती है, तो किसकी सिलेंडर हो या क्यूब की जो है साइज़ अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो इसकी हाइट जो है 450 mm से अधिक हो जाती है, तो क्या हो जाता है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर क्या होता है कि इसके बीच का जो फ्रिक्शन एरिया होता है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों
मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से हर एक वीडियो प्राप्त करने के लिए द एग्जामिनर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।